स्टार्टअप पॉलिसी है। 15 इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश किए गए हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज में। क्यों इस्टेब्लिश किए गए हैं? जो जो सीड लेवल के स्टार्टअप हैं, आइडिएशन लेवल पे स्टार्टअप हैं, उनकी फंडिंग की जा सके, उन्हें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, उन्हें एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके। जो इंडस्ट्री लेवल पे स्टार्टअप्स हैं उनके थ्रू उनका इंटरेक्शन प्रोवाइड कराया जा सके, एंड उनको टेक्नोलॉजी जो है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करी जा सके। क्योंकि अभी उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट चाहती है कि उन्हें प्रॉपर चीज़ें मिले, प्रॉपर टेक्नोलॉजी मिले, तो इंक्यूबेशन सेंटर में वो ये सब चीज़ें एट वेरी लो कॉस्ट पा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 100 करोड़ फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर इन स्टेट पॉलीटेक्निक। स्टेट पॉलीटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान रखा गया इस बार। 10 करोड़ फॉर एस्टेब्लिंग स्मार्ट क्लासेस, अपग्रेडिंग लैब इंफ्रास्ट्रक्चर। लैब इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए एंड स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया इस बार। 1 करोड़ रुपए इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसके थ्रू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया जाएगा। किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्टेट पॉलीटेक्निक। स्टेट पॉलीटेक्निक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पॉलीटेक्निक एजुकेशन के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं काफ़ी कुछ। DTE डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। JEE CEUF के के थ्रू इसमें एडमिशन होता है फॉर एडमिशन काउंसलिंग एंड सीट एलोकेशन। ठीक है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जैसे हमने पहले बोर्ड्स पढ़े थे वो एजुकेशन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही ये डिप्लोमा इशू करेंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, डिप्लोमा इशू करेंगे, सिलेबस अपडेट करेंगे। जो सिलेबस होता है पॉलीटेक्निक का वो करते हैं कौन? बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। ठीक है। आगे देखते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश है, इसी हेड में इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जो स्कीम है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसे देखते हैं। मॉनिटर करिकुलम को मॉनिटर करते हैं। फैकल्टी रिक्रूटमेंट एंड इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट इन्हें देखते हैं। उसके साथ में वुमेन पॉलीटेक्निक, वुमेन एजुकेशन को, टेक्निकल एजुकेशन में वुमेन को बढ़ावा देने के लिए, वोकेशनल में वुमेन को बढ़ावा देने के लिए वुमेन पॉलीटेक्निक खोले गए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 21 पॉलीटेक्निक है, जिसमें 19 गवर्नमेंट फंडेड है एंड 2 नॉन गवर्नमेंट फंडेड हैं, और 7 ऐसे इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। ये भी बजट के प्रावधान में ही है, लास्ट ईयर एंड इस ईयर। ठीक है। लास्ट ईयर के बजट के प्रावधान में है कुछ पॉलीटेक्निक के बारे में। टोटल 160 गवर्नमेंट फंडेड है पॉलीटेक्निक, 160 गवर्नमेंट फंडेड है, 19 एडेड एंड 1200 प्राइवेटली मैनेज इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत हैं, ये तो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, इनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं और थोड़ी सी क्वालिटी भी ठीक होती है। तो यहाँ से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैं, डिप्लोमा लेने के बाद कंपनीज यहाँ से रिक्रूट कर ले जाती हैं। लेकिन जो प्राइवेटली मैनेज्ड इंस्टीट्यूट होते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, और बल्क 70 to 80% मैन पावर हमारा इंडस्ट्री को यहीं से जाता है, और इनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो हमें इन्हें इम्प्रूव करना होगा, इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, इनके पास रिसोर्सेज पहुंचाने होंगे, फीस को मेंटेन रखना होगा, ताकि जब ये अच्छे जाएंगे तभी हमारा इंडस्ट्री लेवल पे मैन पावर अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोर्सेज कौन से ऑफर होते हैं? इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, पोस्ट डिप्लोमा। ठीक है। इंजीनियरिंग ऑलरेडी कवर हो चुका है। नॉन इंजीनियरिंग में कौन से कोर्सेज होते हैं? फैशन डिज़ाइन का कोर्स हो गया, टेक्सटाइल का कोर्स हो गया, फार्मेसी का कोर्स हो गया। तो नॉन इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बिजनेस है। जो MSMEs हैं वो टेक्सटाइल के अंडर में बहुत ज़्यादा आते हैं। PM मित्रा पार्क हो गया जो अभी यूपी में बना है, और भी वाराणसी में हो गया, साड़ियों का बिजनेस है, साड़ियों का साड़ियों को बनाया जाता है। और जो जूते हो गए, लेदर हो गया, वो फैशन डिज़ाइनिंग और इन सब चीज़ों में आ सकते हैं। तो ये हेड भी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एडमिशन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, JEE CUF के थ्रू होता है, डायरेक्टली एडमिशन भी होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है। आगे देखते हैं इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं। मिशन रोजगार इनिशिएटिव लिया गया फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए उत्तर प्रदेश ने मिशन रोजगार इनिशिएट किया गया है। इंडस्ट्री एकेडमी का टाई अप किया गया है।
कि जो इंडस्ट्री को स्किल्स की ज़रूरत है वो एकेडमिक लेवल पे बताई जाए कि हमें इस तरीके की स्किल्स की ज़रूरत है, उसी के आधार पे कोर्स को डिज़ाइन किया जाएगा। प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल होंगे वो डिज़ाइन किए जाएंगे, लैब्स में उसी टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, तो जो एम्प्लॉयमेंट रेडी स्टेटस है उसे अचीव किया जा सके। करंटली एक सर्वे आया था, उसने बताया था कि ओनली 5% ग्रेजुएट्स होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट रेडी होते हैं, जॉब रेडी होते हैं। तो हमें हमारी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो हमें इस जो कोर्सेज़ हैं उन्हें अपग्रेड करना होगा। वो कैसे होगा? इंडस्ट्री एकेडमिक टाई अप के थ्रू होगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करवाया जाना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए। चैलेंजेस क्या क्या हैं इसमें? लैक ऑफ इंडस्ट्री कोलेबोरेशन इन, उसके बाद आउटडेटेड करिकुलम है, क्वालिटी ऑफ फैकल्टी बहुत अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़ हैं, प्लेसमेंट कंसर्न होते हैं, ठीक है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम रहती हैं, इंडस्ट्री एमएसएमई अनेबल टू एब्जॉर्ब फ्रेश ग्रेजुएट। जो इंडस्ट्री एंड एमएसएमई होती हैं वो फ्रेश ग्रेजुएट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 27% होगा टोटल जीडीपी में। स्टेट में उससे भी ज़्यादा, उससे भी कम कंट्रीब्यूशन होगा, लगभग 20% के अराउंड होगा जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन। तो इसे हमें बढ़ाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, जो जिससे कि ये जो ग्रेजुएट्स हैं इन्हें एब्जॉर्ब किया जा सके। तो ये चैलेंजेस में आ गया। फॉर टेक्निकल एजुकेशन ई रिकॉर्डिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है, पहले ही पढ़ चुके हैं। टेक्निकल एजुकेशन विजन 2030, जब भी हम आंसर लिखेंगे तो ये चीज़ मेंशन कर देंगे। टेक्निकल एजुकेशन हायर एजुकेशन के रिलेटेड होगा उत्तर प्रदेश में, तो ये हम कहीं ना कहीं आंसर में मेंशन कर देंगे कि हमारा विज़न इसी के, जो भी टेक्निकल एजुकेशन है इसी विज़न पे काम कर रही है पूरी, इसी पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बेस्ड है टेक्निकल एजुकेशन का। इसे देख लेते हैं। बाई यूपीटीईडी उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन विजन 2030 लाया गया था। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक यूपी लीडिंग स्टेट इन टेक्निकल एजुकेशन बाई 2030। यूपी को लीडिंग स्टेट बनाना है टेक्निकल एजुकेशन में बाई 2030। इसके अंदर ये अचीव कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन फॉर ग्रोथ के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन किया जाएगा। कैपेसिटी कि किस में एक्सपेंड की जाएगी? डिप्लोमा लेवल पे जो इंस्टीट्यूट है उनकी कैपेसिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। इंजीनियरिंग लेवल पे जो इंस्टीट्यूट है उनकी कैपेसिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। न्यू इंजीनियरिंग कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए जाएंगे, न्यू पॉलीटेक्निक इस्टेब्लिश किए जाएंगे, न्यू डिप्लोमा के जो कोर्सेज हैं उन्हें बढ़ाया जाएगा। कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेके आएंगे एजुकेशन में, रिसर्च के मेथड में चेंजेस होंगे। तो ऐसे कर सकते हैं। देखते हैं। इस्टेब्लिश डिप्लोमा लेवल टेक्निकल एजुकेशन इन डिस्ट्रिक्ट वेयर HDI इंडेक्स स्कोर इज़ लो। जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लो है वहाँ पे डिप्लोमा लेवल के टेक्निकल एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा। एटलीस्ट 1 इंजीनियरिंग कॉलेज इन ईच सर्कल में एटलीस्ट एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। उसी के तहत लगभग 5 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए गए हैं। मैनपुरी, कन्नौज, यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज लास्ट 5 to 10 ईयर में बनाया गया है। उसके बाद एफर्ट टू इंक्रीमेंट ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए एफर्ट किए जाएंगे। उसके बाद न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे एंड न्यू टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएंगी अंडर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, अंडर RUSA। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंक्रीज इन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को तवज्जो दी जाएगी। वो कैसे होगी? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, स्टाफ क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा एंड ग्रेजुएट को रेडी फॉर करंट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ग्रेजुएट को रेडी किया जाएगा। डिज़ाइन एंड स्किल डेवलपमेंट इसके अंतर्गत डिज़ाइन एंड स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट उन्नाव में इस्टेब्लिश किया गया है फॉर शेपिंग स्टार्टअप इंडिया को सेव करने के लिए डिज़ाइन एंड स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट उन्नाव में इस्टेब्लिश किया गया है। स्किल सेंटर भी IIT कानपुर में स्किल सेंटर एक खोला गया है, उसके बारे में भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, जो भी लैब बनेंगी, कॉलेजेस बनेंगे, जो भी नई चीज़ें फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया जाएगा, उसमें इन्वायरमेंट को भी कंसीडर किया जाएगा। ऐसी चीज़ें इस्टेब्लिश की जाएंगी, इस तरीके से चीज़ें बनाई जाएंगी, प्रोसेस इस तरीके से होगा कि उससे इन्वायरमेंट को लॉस नहीं होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट को साथ में कंसीडर करके ही किया जाएगा।
तो इसमें क्या है, रिड्यूसिंग इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। और जो कोर्सेज इस्टेब्लिश किए जाएंगे, कुछ कोर्सेज इस्टेब्लिश किए जाएंगे जो इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें, ठीक है। कंस्ट्रक्ट इंस्टीट्यूट्स, लैब्स, बिल्डिंग, रिसर्च फैकल्टी इन इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल मैनर। उसके बाद एक और पॉइंट है इसमें, टू क्रिएट मार्केट इंडस्ट्री ओरिएंटेशन एंड मार्केट रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। मार्केट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही कोर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे, अपग्रेड किए जाएंगे बाय अपग्रेडिंग इन कोर्सेज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ट्रेंड मैन पावर। ये कैसे किया जाएगा? जो जो टीचर्स हैं, जो क्वालिटी है, उन्हें ट्रेन किया जाएगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाएगा इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ट्रेंड मैन पावर, ठीक है। ट्रेंड मैन पावर प्रोवाइड की जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ कोर्सेज विल बी असेस्ड। जो कोर्सेज इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जो कोर्सेज होते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को असेस किया जाएगा कि वो रियल में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए सक्षम हैं या नहीं है, या फिर ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं, उसका कोई एम्प्लॉयमेंट में कोई महत्व तो नहीं है, ठीक है ना। उनका पोटेंशियल को एसेस किया जाएगा किसके द्वारा? नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कोर्सेज का जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है उसे एसेस करेगी और रेकमेंड करेगी। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर, ठीक है ना। जो पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया और डेलीगेट की गई है पावर, जो सही से चीज़ों को करा सके। ऐसी अथॉरिटी को पावर डेलीगेट की गई है अप्रोप्रिएट लेवल पे, जो चीज़ों को करा रही हो। फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर विल बी डेलीगेटेड टू रीजनल डायरेक्टर, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर को फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डेलीगेट कर दी जाएगी फॉर बेस्ट मॉनिटरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल एरिया, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑफ थर्ड जॉइंट डायरेक्टर शुड बी अपग्रेडेड। जो थर्ड जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट है उसे अपग्रेड करके पोस्ट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर बना दिया जाना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उसकी पोस्ट को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए सो दैट रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन शुड बी ऑन टाइम। तो उससे क्या होगा कि जो अभी डिले हो जाते हैं रिजल्ट में, आप देखते होंगे एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया है, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं, दूसरा का एग्ज़ाम होने वाला है, दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइमली रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। फ्यूचर एनर्जी की, इसमें विज़न टेक्निकल एजुकेशन का विज़न जो 2030 है, उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट की, फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसे भी कैटर करने के लिए कोर्सेस लाए जाएंगे। फॉर रैपिड ग्रोथ यूज़ ऑफ एक्सेसिव एनर्जी विल बी अंडरलाइन, ठीक है। जो फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो कि रैपिड ग्रोथ होगी, उससे फ्यूचर एनर्जी की नीड बढ़ जाएंगी, फ्यूचर में एनर्जी की नीड बढ़ जाएंगी, तो उसे कैटर करने के लिए भी कोर्सेज लाए जाएंगे, ठीक है। एक्सेसिव एनर्जी, ऐसी बिल्डिंग इस्टेब्लिश की जाएंगी जो एनर्जी फ्रेंडली हो। एक्सेसिव एनर्जी विल बी अंडरलाइन। हाउ टू फुलफिल द एक्सेसिव एनर्जी विदाउट हार्मिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है ना। ऐसे कोर्सेज इस्टेब्लिश किए जाएंगे जो हमें बताएंगी कि एक्सेसिव एनर्जी की जो डिमांड है उसे कैसे फुलफिल किया जाए विदाउट इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है ना। विदाउट इन्वायरमेंटल हार्मिंग, एनवायरनमेंट को हार्म किए बिना एक्सेसिव एनर्जी की डिमांड को कैसे फुलफिल किया जाएगा, ऐसे कोर्सेज लाए जाएंगे जो कि ये चीज़ें सिखाएंगे। टू सॉल्व दिस विजन 2030 फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर एनर्जी पावर प्लांट पॉलिसी, ठीक है ना। विजन 2030 के इस जो हेड को फोकस करने के लिए उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सोलर एनर्जी पावर प्लांट पॉलिसी लाई गई है। पॉलिसी लाई गई है जो क्या करेगी, द इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीटेक्निक्स एंड इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, पॉलीटेक्निक्स हो गए, वहाँ पे ये पॉलिसी लाई गई कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड पॉलीटेक्निक होगा, वहाँ पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे, उसी से एनर्जी जनरेट की जाएगी, जो कि एक्स्ट्रा जो एनर्जी की नीड है वो विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंट को विदाउट हार्म किए एक्सेसिव एनर्जी की चीज़ों को पूर्ति की जा सके। और साथ में ऐसे कोर्सेज भी लाए जाएंगे जो कि लोगों को आगे बताए और सिखाए कि हम एक्सेसिव एनर्जी कैसे विदाउट हार्मिंग इन्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्सेज के बारे में मेंशन नहीं है, लेकिन वो इसका एक सब हेड, उसका एक पार्ट है। एक्सेलरेटेड थ्रू ई लर्निंग के थ्रू हम जो लर्निंग है उसे एक्सेलरेट किया जाएगा। ई लर्निंग मतलब वाइडर रीच होगी, ई लर्निंग की कॉस्ट इफेक्टिव होगी ई लर्निंग के थ्रू, और चीज़ों को एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट टीचिंग बाय यूजिंग लेटेस्ट टेक्निक,
टीचर ट्रेनिंग, ठीक है ना, टीचर ट्रेनिंग के लिए भी ई लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस्टेब्लिशिंग वर्चुअल क्लासरूम को इस्टेब्लिश किया जाएगा, वेब पोर्टल को इस्टेब्लिश किया जाएगा, स्पेशली इन पॉलीटेक्निक एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट, ये विज़न 2030 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाएगा रूरल अपलिफ्टमेंट करने के लिए, रूरल एरिया को अपलिफ्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। रूरल डेवलपमेंट इज मेजर पार्ट ऑफ विज़न 2030 थ्रू शॉर्ट टर्म बाय ट्रेनिंग रूरल यूथ एंड वुमेन। जो रूरल यूथ एंड वीमेन है उनकी ट्रेनिंग की जाएगी टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना, अंडर CTDP कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलीटेक्निक, ठीक है ना। इस स्कीम के अंतर्गत रूरल यूथ एंड वुमेन को ट्रेन किया जाएगा एंड प्रिपेयर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। CTDP कम्युनिटी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम इन पॉलीटेक्निक्स इज इम्प्लीमेंटेड इन 59 पॉलीटेक्निक ऑफ उत्तर प्रदेश। 59 पॉलीटेक्निक में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। इट टारगेट जो कि एक्सटेंड करती है ये स्कीम, टारगेट टू एक्सटेंड इन ऑल पॉलीटेक्निक ऑफ द स्टेट। अभी टोटल 161 पॉलीटेक्निक है, उन सभी में लाने की तैयारी की जा चुकी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ से आता है? टेक्निकल एजुकेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, NGO थ्रू PPP, ठीक है ना। पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन होता है इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन के थ्रू, वहाँ से भी फंडिंग आ जाती है। जनरली क्या होता है कि ये बहुत ही स्मॉल पोर्शन होता है, बट जो अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं, IIT हो गया, IIT BHU हो गया, वो इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन कर लेता है कि इंडस्ट्री कोलैबोरेट करती है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दो, तो इस पर रिसर्च करते हैं, उसके लिए फंडिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है, यहाँ से भी कुछ फंडिंग आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल एजुकेशन के देखते हैं। इट कम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च। एग्रीकल्चरल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन रिसर्च के अंडर में आती है। फ्रॉम सेपरेटिंग, इसे सेपरेट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अंडर सेक्शन 8, ठीक है ना। सेक्शन 8 ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सेक्शन 8 कोई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का सेक्शन 8 होगा, वहाँ पे मेंशन किया होगा कि हमें एजुकेशन को मेंशन किया गया होगा, तो उसी में से ही सेपरेट करके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च को अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एक्सेलरेट द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च थ्रू 5 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड UP एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, ठीक है ना। सेपरेट करके इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 5 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूरे स्टेट में इस्टेब्लिश की जाएंगी और एक UP एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल UP में इस्टेब्लिश किया जाएगा, उससे एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। इसमें थीम क्या है? 5 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के थ्रू एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएगी बाई स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन को स्ट्रेंथन करके रूरल यूथ को एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएंगी। टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट को एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट को इम्प्रूव करने की बात की जाएगी थ्रू एग्रीकल्चरल रिसर्च में नई चीज़ें होंगी, जिससे कि नई टेक्नोलॉजी आएगी, नया बीज आएगा, नया खाद आएगा, नई चीज़ें आएंगी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी आएगी, रिजर्व सेल्फ लाइफ बढ़ाने की, जो फसल होगी उसकी जो फ्रूट्स होगा उसकी सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाई जाए, इन सब चीज़ों को रिसर्च करके लाया जाएगा, जिससे कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट बढ़ेगा। टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द फार्मर थ्रू प्रमोशन ऑफ लेटेस्ट टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्निक्स आएंगी, उससे लाइवलीहुड फार्मर का लाइवलीहुड कैसे बेहतर किया जा सके, इस पर भी फोकस किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च हायर लेवल पे, उसके नीचे एडिशनल चीफ जो जिसे हेड करता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उसके नीचे स्पेशल सेक्रेटरी, उसके नीचे जॉइंट सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, फिर सेक्शन ऑफिसर, RO ऑफिसर एंड ARO ऑफिसर, ठीक है। RO सेक्शन ऑफिसर, ये आपको सभी को पता होगा। सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो गया एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च का।
एग्रीकल्चरल पॉलिसी आई थी 2013 में, स्टेट एग्रीकल्चरल पॉलिसी, ऐसे भी देख सकते हैं, एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश 2013। इसके बारे में थोड़े देखते हैं, इसमें क्या प्रोविज़न है। टू मेक स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अ फूड बास्केट ऑफ द नेशन, फूड बास्केट ऑफ द नेशन। तो इस एग्रीकल्चरल पॉलिसी को हम दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। टू स्टेट को फूड बास्केट ऑफ द नेशन बनाना है बाय इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन, इंक्रीजिंग फार्मर इनकम एंड प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव कराना है। उसके बाद इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर, जो वैल्यू चेन है एग्रीकल्चर का, उसे इम्प्रूव करना है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी है। और इंक्रीजिंग फार्मर इनकम को इम्प्रूव करना है। इसके जब ये सब चीज़ें अचीव हो जाएंगी तो फूड बास्केट की तरफ, फूड बास्केट ऑफ द नेशन ऑलरेडी बन जाएगा। ठीक है, गोल क्या है, इंक्रीज एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट बाई 5.1% एनुअली। 5.1% एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट को पाना है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन विलेज, लाइफ जो विलेज में लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। ठीक है, गोल ऑफ पॉलिसी हमने देख लिए, एक जगह पे लिख लिया, 5.1% ग्रोथ रेट, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन विलेज। पॉलिसी इंटरवेंशंस क्या क्या हैं, इनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, पहले ही पढ़ चुके हैं। इन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन एंड मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना है थ्रू हाई वैल्यू एक्टिविटीज़। जो हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ है उसमें एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है ना, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया। और भी अभी हम क्या करते हैं कि किसान क्या करता है, एक तो अनाज उगा के बेच देता है, खुद प्रोसेसिंग नहीं करता है उसकी। अगर बीच में प्रोसेस करने लग जाए, मान लो जो अनाज उगाया है चावल, 10 बड़े किसान मिलके या गांव के किसान मिलके पूरे चावल को लेके उसकी प्रोसेस करके पैकेट में डाल के उसे डायरेक्ट मार्केट में बेचे, तो उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, रेदर देन डायरेक्टली वो धान बेच देता है। तो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में भी होना चाहिए, तो इसे डाइवर्सिफाई बोला गया, डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर। ठीक है, और इसमें ये भी कि सिर्फ अभी गेहूं और चावल पे फोकस कर रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे जो अनाज होते हैं उन पे भी फोकस करना चाहिए, उन पे उसको भी एक तरीके से उसे भी डाइवर्सिफाई करने को बोल रहे हैं। डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ठीक है ना, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने की बात कर रहे हैं। प्रमोट प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज इस्टेब्लिश। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो 5 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई हैं उत्तर प्रदेश में, वो कौन से एक्ट के तौर पे आई हैं? उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एक्ट 1950 एक्ट के अंडर में 5 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आई हैं। तो ये क्या करेंगी, इस्टेब्लिश, रेगुलेट एंड इस्टेब्लिश करेगी, रेगुलेट करेगी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। इस एक्ट में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएंगी, रेगुलेट की जाएंगी एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन को देखा जाएगा। रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज भी इसी का ही पार्ट हैं। अब देख लेते हैं वो 5 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं। CSA यूनिवर्सिटी, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर। ठीक है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। इस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट 1950 एक्ट के उसमें इस्टेब्लिश की गई थी। 1975 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। और ये पहला कॉलेज था, फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट, पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टेट था, और पॉपुलरली नेम है पत्थर कॉलेज। इसे पत्थर कॉलेज भी बोला जाता है, लोकल एरिया में इसे पत्थर कॉलेज के नाम से ही जानते हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये देख लेते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का क्या चीज़ें ऑफ़र करती हैं? ऑफ़र ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। तो आप यहाँ पे UG, PG, PhDs, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, ये हर जगह आपको कॉमन सी चीज़ मिलेगी, और ये आपको मेंशन करना है। ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन करता है। डेवलप एक्सटेंशन सर्विसेज में पार्टिसिपेशन रहता है। सपोर्ट एग्रीकल्चर स्टार्टअप एट सीड लेवल, स्टार्टअप एग्रीकल्चर स्टार्टअप को सपोर्ट करता है। टोटल 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश में। CSA कानपुर में है, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कायमगंज फैजाबाद मतलब अयोध्या के आसपास है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी मोदीपुरम मेरठ में है। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद सैम हिगिनबॉटन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस इलाहाबाद। ठीक है, हम यहाँ पे मैप पे भी इसे शो कर सकते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा।
50 आप देख लें तो बजट में क्या प्रोविजन, RS 50 करोड़ इज प्रपोज इन द बजट 2023-24 फॉर एस्टेब्लिशिंग महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कुशीनगर। ठीक है, यहाँ पे 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं 2023-24 के बजट में महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कुशीनगर में इस्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद टीचिंग वर्क हैज़ बीन स्टार्टेड इन अयोध्या यूनिवर्सिटी, जो अयोध्या की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें टीचिंग वर्क स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हम महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ये आ सकता है 2023-24 के में इसे मेंशन किया गया था, जैसे आयुष यूनिवर्सिटी को मेंशन किया गया था, तो मुझे लगता है कि ये आ सकती है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सिचुएटेड इन बुद्धा सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट में है। यूपी कैबिनेट ने अप्रूव किया था 2023 में विद प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट ऑन ओवर 390 एकड़, 390 एकड़ से ज़्यादा बड़ा कैंपस होगा और इसे फेज़ वाइज डेवलप किया जाएगा। 2 फेज़ में डेवलप करने का प्लानिंग है। फर्स्ट फेज़ में 140 एकड़ में डेवलप किया जा रहा है, जिसके लिए 350 करोड़ रुपए ऑलरेडी दे दिए गए हैं। इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा वो देख लेते हैं। 390 एकड़ में इस्टेब्लिश किया जाएगा, टोटल कॉस्ट 750 करोड़ की होगी, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में होगी। और ये इस्टेब्लिश कौन सी एक्ट के अंदर में होगी, जो हमने पहले पढ़ा था, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जब आंसर लिखेंगे तो आप वो भी मेंशन कर देंगे कि इस एक्ट के अंदर पे 1958 का जो एक्ट था उसके अंडर इस्टेब्लिश किया गया था उसे, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एक्ट 1950 एक्ट। तो ये भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। की पॉइंट देखते हैं और इसे 2026 तक कंप्लीट करने का प्लान है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का 2026 तक कंप्लीट करने का प्लान है। इट इज़ द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। की हाईलाइट क्या है, इट इंक्लूड बुद्धिस्ट ईथोस, बुद्धिस्ट ईथोस हैं जो बुद्धिज़्म के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें, प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उन्हें इंक्लूड करके ही एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाएगा इनटू एकेडमिक करिकुलम प्रमोटिंग माइंडफुलनेस, एम्पैथी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग स्टूडेंट एंड फैकल्टी मेंबर्स। ठीक है, बुद्धिस्ट से उसको एम्प्लॉय किया जाएगा चीज़ों को बताने के लिए, पढ़ाने के लिए कोर्सेज में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है ना। फॉस्टर एग्रीकल्चर इनोवेशन, रिसर्च, टेक ट्रांसफ़र, फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड। ये सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो गया, वाटर कंजर्वेशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा यहाँ पे जो कोर्सेज डिज़ाइन होंगे। उसके बाद कल्चरल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। तो ये समझ लीजिए आप, ये सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं बन रही, इसके साथ बहुत सारे जो चीज़ें हैं उन पे भी फोकस किया जा रहा है। टूरिज़्म पे फोकस किया जा रहा है, एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है, एग्रीकल्चर एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है, बुद्धिज़्म ईथोस पे फोकस किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। उसके बाद हम देखते हैं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, सेमिनार्स, वर्कशॉप विल बी फोकस्ड हाईलाइटिंग हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ कुशीनगर एंड बुद्धिज्म हेरिटेज ऑफ द रीजन। ठीक है ना, बुद्धिज्म हेरिटेज है जो, उसे भी फोकस किया जाएगा थ्रू कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। ठीक है, कम्युनिटी एंगेज किया जाएगा। कौन सी कम्युनिटी को एंगेज किया जाएगा, फार्मर्स हो गए, रूरल कम्युनिटीज़ हो गई, उसके बाद एक्सटेंशन सर्विसेज हो गई, उसके बाद एग्रीकल्चर स्टेक होल्डर्स हो गए, उन्हें भी इसके थ्रू फोकस किया जाएगा। उसके बाद हमारा हो गया इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इसमें इंटरनेशनल, ये यूनिवर्सिटी नेशनल एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेट कर सकती है। ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट कर सकती है, रिसर्च लेबोरेटरीज़ के साथ कर सकती है, फार्म फैसिलिटीज़, बोटेनिकल गार्डन के साथ कोलैबोरेट कर सकती है। और न्यू टीचिंग मेथड्स हो गए, नई रिसर्च हो गई, एग्रीकल्चर में नया क्रॉप डेवलप करना हो गया या नई वैरायटी डेवलप करनी हो गई, वो सब चीज़ों को कर सकती है। स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज यहाँ पे स्टार्ट किए जाएंगे, विल बी ऑफर्ड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन सर्विसेज टू रूरल यूथ, फार्मर्स एंड रूरल कम्युनिटीज़। ठीक है ना। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होगा। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का मतलब क्या है, बाय इंक्लूडिंग लोकल स्टेक होल्डर को इंक्लूड किया जाएगा एंड एक्सपर्ट को इंक्लूड किया जाएगा इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फार्मूलेशन। ठीक है, उसके बाद ग्रीन कैंपस होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कैंपस होगा, इको फ्रेंडली कैंपस होगा, रिन्यूएबल एनर्जी से होगा, रिन्यूएबल एनर्जी होगी पूरे कैंपस में। वेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है। कन्फर्मिंग यूपी टेक्निकल एजुकेशन विजन 2030। ठीक है ना, ये सब चीज़ें विजन 2030 को कंफर्म कर रही हैं। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या होगा यहाँ से, टूरिज़्म इंपॉर्टेंट होगा, कल्चर
डिसएमिनेट होगा। रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश होगा, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाएगा, रिड्यूस किया जा सकता है। कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, इंप्रूव कनेक्टिविटी ऑफ कुशीनगर, कुशीनगर की कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। और हम कॉलेज इकोनॉमी, एक कॉलेज बनेगा उसके आसपास और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, तो कॉलेज इकोनॉमी को प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे। एग्रो स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा इसी के थ्रू, एग्रो स्टार्टअप इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इसके थ्रू स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा। कोलैबोरेशन विद गेंदा सिंह शुगर इंस्टीट्यूट, गेंदा सिंह शुगर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, उसके साथ कोलैबोरेट किया है। उसके बाद ट्रांस स्टेट माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट, बिहार से स्टूडेंट्स आएंगे, ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बिहार से भी पढ़ने आ जाएंगे, तो ट्रांस माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट हो गया अक्रॉस मतलब 2 स्टेट, ठीक है ना। बेनिफिट एटलीस्ट 10 डिस्ट्रिक्ट, इससे क्या होगा 10 डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट होगा एटलीस्ट ऑफ 3 डिवीज़न। कौन कौन से? गोरखपुर, बस्ती एंड आजमगढ़, ठीक है। इंफ्रा कंटेंट्स जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसमें रेजिडेंशियल फैसिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, एकेडमिक सेक्शन है, लेबोरेटरीज हैं, ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ें। हर जो भी यूनिवर्सिटी है आप लिख दीजिएगा, ये कोई वहाँ पे जाके माइक्रो चेक नहीं करेगा कि इस यूनिवर्सिटी में रेजिडेंशियल फैसिलिटी है या नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है या नहीं है, ये तो कॉमन चीज़ें, ये तो होनी ही होनी है अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस देख लीजिएगा आप। एग्रीकल्चरल कॉलेज के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल कॉलेज ऑफर कोर्स ऑफर करते हैं, डिप्लोमा कोर्स ऑफर करते हैं, डिग्री कोर्सेज ऑफर करते हैं, सच एज एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में कोर्स ऑफर किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में कोर्स ऑफर किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री में कोर्स ऑफर किया जाता है, एग्री इकोनॉमिक्स में भी कोर्स ऑफर किया जाता है, बहुत से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो आपको याद करके नहीं जाना है, आप ये देख लीजिए, एक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। सिंपल 3 कोर्सेस लिखिए आप, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसमें जो भी एग्रीकल्चर के हैं तो हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री होगा, ये सारे कोर्सेज डाल दीजिए आप, ठीक है। एग्रीकल्चर कॉलेज इन गोंडा इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, ये याद करके जाइए आप, गोंडा में एग्रीकल्चर कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। रिसर्च एंड एक्सटेंशन इन एग्रीकल्चर, इसके बारे में देखते हैं। रिसर्च एंड एक्सटेंशन की क्या उत्तर प्रदेश में फैसिलिटीज़ हैं, कौन से हैं, उसके बारे में देखेंगे। कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कहाँ हैं, वो देखते हैं। कानपुर में इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एंड नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कल्याणपुर, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कल्याणपुर, देखना थोड़ा सा ये शुगर के बारे में है, ठीक है। उसके बाद मथुरा में सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसके बाद लखनऊ में इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट I&I, ठीक है ना। I&I को खड़ा करेंगे तो गन्ने की तरह शुगर केन दिखेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये शुगर केन है और कानपुर में शुगर था, ठीक है। तो लखनऊ में इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सहारनपुर में पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये सहारनपुर में सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। गाजियाबाद में नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर है, एंड टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, गाजियाबाद में टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एक्सटेंशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं, उसमें भी रिसर्च प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर होते हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र में ही इस्टेब्लिश किए गए हैं। एक्सटेंशन सर्विसेज, और ये कृषि विज्ञान केंद्र एक्सटेंशन सर्विसेज के साथ साथ युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं। जो नए इक्विपमेंट आए हैं, नए इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनकी एफिशिएंसी के साथ हैंडल करना है, कैसे चलाना है, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड गाइडेंस टू फार्मर एट ग्रास रूट लेवल, ठीक है ना। ग्रास रूट लेवल पे कैसे यूज़ करना है उसकी ट्रेनिंग देते हैं युवाओं को एंड महिलाओं को। किसान विज्ञान केंद्र शुड बी प्रेजेंट इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। ICR दिल्ली ने बोला है कि किसान विकास केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, ठीक है। अभी तक 67 डिस्ट्रिक्ट में किसान विज्ञान केंद्र इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं, बाकी में कुछ दिन में ही इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो एम ये है कि 75 डिस्ट्रिक्ट में, सभी डिस्ट्रिक्ट में किसान विज्ञान केंद्र होना चाहिए, जो कि एक्सटेंशन सर्विसेज को, एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन सर्विसेज को एंड उसकी ट्रेनिंग के लिए काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं
गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रमोट एग्रीकल्चर, जो प्रमोट एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रमोट करेंगी। इस स्कॉलरशिप दी जाती है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया जाता है रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। मॉडल फार्म्स बनाए गए हैं, मॉडल फार्म्स बनाए गए हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। ये सब चीज़ें बनाई गई हैं जिससे कि एग्रीकल्चर एजुकेशन में रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। इसके बाद कुछ स्कीम्स भी हैं, ई लर्निंग पार्क हो गया, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं, इन जनरल है। ई लर्निंग पार्क हो गया हमारा, स्टूडियो फॉर ई कंटेंट क्रिएशन हम पहले ही देख चुके हैं। हायर एजुकेशन रेनोवेशन मिशन, रेनोवेशन मिशन हो गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मार्ट क्लासेस, ये स्मार्ट क्लासेस, ये सब हम अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी इन्हें देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पर फोकस किया जाएगा। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जो AKTU इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हमने देखा कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लगभग 771 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनमें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी पे ही फोकस किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। एम्प्लॉयबल जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो एम्प्लॉयबल नहीं है। एज ए कंपनी ने बोला, एक रिपोर्ट आई थी उसमें बोला था कि 5% ग्रेजुएट ही जो हैं, हमारे 5% ग्रेजुएट हैं वो एम्प्लॉयबल हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि वो उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट स्किल हैं, तो ऐसे ये करने के लिए एक प्रोग्राम लाया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स विच आर एफिलिएटेड टू AKTU, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, शुड फोकस ऑन क्वालिटी रिसर्च, क्वालिटी रिसर्च पे फोकस करेगी। बेटर लैब एंड बेटर लैब्स प्रोवाइड की जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। स्पेशल एम्फेसाइज किया जाएगा शुड बी ऑन इंटरनेट बेस्ड जो रिसोर्स होंगे उन्हें स्पेशल एम्फेसिस प्रोवाइड किया जाएगा। एंड फैसिलिटीज़ फॉर डिफरेंसली जो एबल्ड है, जो दिव्यांग जन स्टूडेंट्स हैं, उन्हें स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान क्या है। इसका बेसिक टारगेट है स्टूडेंट एक से पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जो स्टूडेंट्स हैं, वो इनका बेसिक फोकस होगा, बेसिक टारगेट होंगे वो। उनका बेसिक फोकस में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इट फोकसेस ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल्स। दिस इनिशिएटिव स्टार्टेड इन 2022 में स्टार्ट किया गया था बाई CM ऑफ उत्तर प्रदेश, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फ्रॉम श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया था। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है इसमें, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी काफ़ी सारी चीज़ें देखती है। एज़ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हैज़ बीन फोकस्ड, ठीक है ना। 15 मेंबर कमेटी जो हम देख रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, वो 15 मेंबर कमेटी होगी, शुड बी क्रिएटेड, जिसमें 18 मेंबर्स 18 मेंबर्स वुड बी पेरेंट्स और गार्जियंस होंगे ऑफ द स्टूडेंट, एंड 4 अदर्स नॉमिनेटेड मेंबर, 4 अदर नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे। टेनर जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का होगा 2 साल का होगा। हाफ ऑफ देम वुड बी वीमेन, इसमें हाफ ऑफ वुमेन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में वीमेन होंगी। तो ये किस लिए, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए की बात कर रही है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी देखेगी कि कैसा स्कूल काम कर रहा है, कि जो स्कीम दूसरी स्कीम्स हैं उन्हें प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये चीज़ लाई गई, सोशल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अगला स्कीम हो गया हमारा, देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, 2001-2002 में आई थी, 2001-2002 में ये स्कीम आई थी। इट फोकस्ड अपॉन एज ग्रुप, 6 से 14 साल के बच्चों को फोकस किया गया इसमें। चाइल्ड का रजिस्ट्रेशन एंड स्कूल, ठीक है ना, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन होगा स्कूल। एंड आइडिया ऑफ इक्वालिटी वॉज फोकस्ड, ठीक है ना, जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल इक्वालिटी पे इसमें फोकस किया गया है। ऑल्सो फोकस्ड ऑन यूजफुल एंड क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, इसके अंतर्गत यूजफुल एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन को इम्पार्ट करना होगा बच्चों को। एंड फोकस्ड ऑन एजुकेशन गारंटी स्कीम, ठीक है ना, हर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी इसके थ्रू। इसके बाद इनफॉर्मल एजुकेशन स्कीम, इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ फोकस्ड ऑन चिल्ड्रन इन स्लम एरिया, जो ऐसे बच्चों को फोकस किया जाता है जो स्लम एरिया में रहते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट
चिल्ड्रेन हो गए, उन पे फोकस किया जाता है। एंड एडल्ट पीपल, जो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलता है ना, प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलता है, तो इनफॉर्मल एजुकेशन स्कीम में क्या है, ऐसे बच्चों को फोकस किया जाता है जो स्लम एरिया में है, स्कूल ड्रॉप आउट चिल्ड्रन है एंड एडल्ट पीपल हैं। इट वॉज स्टार्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन ईयर 1975 में इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है। फ्री टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म, फ्री टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म, क्लास 1 to 8 तक स्टूडेंट जो प्राइमरी स्कूल में हैं एंड अपर प्राइमरी स्कूल में हैं, उन्हें फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की जाएंगी, यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाएगा। इस बार का आप देख लीजिए बजट में कुछ 178 करोड़ रुपीस ड्रेस के लिए हैं एंड लगभग 330 करोड़ रुपए बैग्स डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हैं प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी एजुकेशन में। ठीक है। इसके अंतर्गत 2 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाएंगी, बच्चे को पढ़ने के लिए पूरी किताबें टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, 2 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। तो देख लीजिएगा, मिड डे मील स्कीम, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसका नाम चेंज करके पोषण कर दिया गया है, पोषण 2.0 कर दिया, पहले पोषण था अभी पोषण 2.0 कर दिया गया है। इम्प्लीमेंटेड इन ईयर 1995 इन उत्तर प्रदेश में 1995 में इम्प्लीमेंट की गई थी इन 38 डिस्ट्रिक्ट, इनिशियल 38 डिस्ट्रिक्ट में गई थी, लेटर एक्सपेंडेड टू इंटायर उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। इन 1996 में पूरे उत्तर प्रदेश में इसे एक्सपेंड कर दिया गया। फोकस्ड अपॉन इंक्रीजिंग स्कूल रजिस्ट्रेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है। इसके अंतर्गत मिड डे मील में हॉट कुकड फूड होता है, बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है ताकि बच्चे आएँ वहीं पे खाना खाएं और वहीं पे एजुकेशन प्रोवाइड करें। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे खाने के बहाने आते हैं कि चलो स्कूल में खाना मिल रहा है, पेरेंट्स भी भेज देते हैं, चलो स्कूल में कम से कम न्यूट्रिशियस फूड भी मिलेगा और वहाँ पे पढ़ाई भी हो जाएगी। तो इसका ये डबल मोटिव पर्पस सर्व करता है, एक तो बच्चों के न्यूट्रिशन को भी देखता है और साथ में एजुकेशन को भी देखता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया अवार्ड टू टीचर्स। ठीक है ना। टीचर्स को अवार्ड, जो अच्छे टीचर्स हैं जो इनोवेटिव तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपने कई रील्स में देखा होगा कि बहुत ही इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन तो उन्हें रिकॉग्नाइज़ कैसे किया जाए, तो ये स्कीम बहुत ही पुरानी है लेकिन अभी लाइमलाइट में है ये, तो उन्हें उन टीचर्स को कैसे रिकॉग्नाइज़ किया जाए, तो और उनमें उन टीचरों को जब रिकॉग्निशन मिलेगा तो दूसरे टीचर भी मोटिवेट होंगे। ठीक है ना। दीज अवार्ड आर प्रेजेंट इन 1985 में उत्तर प्रदेश में ये स्कीम लाई गई थी। दीज अवार्ड क्रिएट इंसेंटिव फॉर टीचिंग फैटर्निटी को इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। अदर टीचर्स गेट मोटिवेटेड, दूसरे टीचर भी मोटिवेट होते हैं फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस मोटिव को फ्यूचर में परफॉर्मेंस देने के लिए दूसरे टीचर भी मोटिवेट होते हैं। उसके बाद मॉडल स्कूल स्कीम इन एजुकेशनली बैकग्राउंड एरियाज, जो एजुकेशनली बैकग्राउंड एरिया है वहाँ पे मॉडल स्कूल इस्टेब्लिश किए जाएंगे और इस हैज़ फोकस्ड ऑन क्रिएशन ऑफ हॉस्टल फॉर गर्ल्स के लिए हॉस्टल वहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे। वोकेशनल एजुकेशन स्कीम, एज पर द स्कीम क्लास 11 एंड 12 आर फोकस्ड फॉर टेक्निकल एंड एम्प्लॉयबल एजुकेशन। विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट डिजिटल इनिशिएटिव से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है एंड ये इसकी 2003 में स्टार्ट किया गया था। ये काफ़ी पुराने हैं, आने के चांसेस कम है, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, कस्तूरबा बालिका विद्या स्कीम, क्योंकि इस बार ये बजट में मेंशन था। क्लास 9 तक था पहले ये स्कीम, क्लास 9 तक के बच्चों को एजुकेशन देती थी, स्पेशली गर्ल्स के लिए है ये, बालिका है तो गर्ल्स के लिए। अभी क्लास 9 से अपग्रेड करके क्लास 12 तक कर दिया गया है। ठीक है ना। क्लास 12 तक कर दिया गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया, इज़ प्रमोटेड एज पर दिस इनिशिएटिव। ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी होती है, हॉस्टल फैसिलिटी बेस्ड एजुकेशन वर एक्सटेंडेड टू गर्ल्स इन अंडर डेवलप्ड ब्लॉक, और ये अंडर डेवलप जो ब्लॉक होते हैं वहाँ पर कस्तूरबा बालिका विद्यालय इस्टेब्लिश किए जाते हैं। दिस इनिशिएटिव इज़ प्रेजेंट फ्रॉम ईयर 2004 में ये स्कीम आई थी। अब इस स्कीम को में थोड़ा सा एडिशन ये हो गया है कि पहले क्लास 9 तक होते थे, क्लास 9 से बढ़ा के अब इसे क्लास 12 तक कर दिया गया है। ठीक है ना। उसके लिए गवर्नमेंट ने लगभग 680 करोड़ रुपए इस बार बजट में उसका प्रावधान रखा है। नहीं, 680 स्कूल्स में को एक्सटेंड करके 9 से 12 तक कर दिया गया है। ठीक है। और कौन सी बालिकाएं होती हैं जो SC/ST की हो गई, SC/ST से हो गई, पुअर हो गई, विडोज़ हो गई, विडोज़ की बच्चियां हो गई, तो उन्हें बहुत ही आसानी से एडमिशन मिलता है और उनके लिए ही फोकस्ड है, ताकि बच्चों को जो फीमेल्स हैं उनमें
एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके और लिटरेसी रेट और अंडरस्टैंडिंग को, क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके और उन्हें एक फेयर चांस, फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके। उसके बाद शिक्षा मित्र स्कीम, इसके बारे में मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, एक न्यूज़ शेयर की है शिक्षा मित्र स्कीम को। तो ये हम प्राइमरी एजुकेशन भी, इस पर क्रिटिसिज्म भी आ सकता है उनकी। 2020 के अराउंड में लगभग पहले वो 40-50 के सैलरी पाते थे, 40 से 50 हज़ार के बीच सैलरी पाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन या हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद उनकी सैलरी रिड्यूस करके 10 या 10 के कर दिए। तो अभी वो लोग काम नहीं करते हैं प्रॉपर्ली, बहुत अच्छे से नहीं काम करते क्योंकि उनके पास इंसेंटिव नहीं है। तो नॉर्मली वो इसे पार्ट टाइम जॉब ही देखते हैं। तो जो अदर टीचर होते हैं, असिस्टेंट टीचर होते हैं या हेड मास्टर होता है, उसके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और नंबर वाइज हमें लगता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट जो है पपिल टीचर रेशियो निकालती है तो 21:1 का रेशियो दिखा देती है, क्योंकि ये रेशियो शिक्षा मित्र को इंक्लूड करके बनाया जाता है। लेकिन जब वो काम ही नहीं कर रहे हैं तो इसे इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ये क्रिटिसिज्म हो सकता है इसका। देखते हैं इस स्कीम के बारे में। एज पर दिस स्कीम पीपल आर कनेक्टेड विद एजुकेशन इन देयर ओन विलेज। जो एजुकेटेड पीपल है उन्हें उनके ही विलेज में एजुकेशन से कनेक्ट कर दिया जाता है। दिस स्कीम इज़ ट्राइंग टू यूटिलाइज द यूथ एनर्जी। यूथ एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है। इसके बारे में मैंने एक न्यूज़ शेयर की है। लगभग 250 शिक्षा मित्र को अभी निकाला जा रहा है, क्योंकि वो शिक्षा मित्र का काम छोड़ के उनके पढ़ाई के लिए छुट्टी लेके कुछ और काम करते हुए पकड़े गए हैं, जिसमें 50,000, लगभग 50,000 जो बच्चे हैं उनका बहुत ही घाटा हो रहा था, तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। उसके बाद निपुण भारत स्कीम, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। दिस निपुण भारत इनिशिएटिव इन रीडिंग एबिलिटीज एंड न्यूमेरेसी अंडरस्टैंडिंग इज फोकस्ड अप टू क्लास 3 स्टूडेंट बाई 2026-27। ठीक है। स्पेशल प्रॉब्लम कनेक्टेड विद यूपी इन एजुकेशन सेक्टर, ये देख लेते हैं स्पेशल इशू प्रॉब्लम क्या है। इन यूपी उत्तर प्रदेश स्क्यूड टीचर स्टूडेंट रेशियो स्पेशली इन रूरल एरियाज। ठीक है ना। एज पर स्टेट गवर्नमेंट डेटा एटलीस्ट 1,43,926 1,43,926 प्राइमरी टीचर्स आर लैकिंग इन उत्तर प्रदेश। ठीक है। इतने टीचर उत्तर प्रदेश में लैकिंग है। लगभग 85,000 हेड मास्टर एंड असिस्टेंट टीचर की सीट्स खाली हैं और 1,31,020 टीचर आर लैकिंग इन रूरल एरियाज ऑफ यूपी ओनली। यूपी हैज़ इतने स्कूल 1,14,211 स्कूल। ठीक है ना। इन उत्तर प्रदेश सेंस ऑफ सोशलिज्म एंड वेलफेयरिज्म शुड इंक्रीज, ये इंक्रीज़ होना चाहिए। सेंस ऑफ सोशलिज्म एंड वेलफेयरिज्म इंक्रीज़ होना चाहिए इन उत्तर प्रदेश। पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं जिन बच्चों को वो बेसिक फैसिलिटीज़ लैक करती है। लगभग 50% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं। वेयर बाई क्वालिटेटिव एजुकेशन मॉडल आर हार्ड टू बी क्रिएटेड। ठीक है ना। करप्शन हैज़ रिस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल चेंजेस, करप्शन ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फंडामेंटल चेंजेस करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में। सिस्टम इन उत्तर प्रदेश बिहेव इन केयरलेस मैनर। ठीक है ना। केयरलेस मैनर में एजुकेशन सिस्टम बिहेव करता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सेंसस 2011 में 74% लिटरेसी रेट है, पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। एज पर सेंसस लिटरेसी रेट, मेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, तो ये इसे थोड़ा सा देख लीजिए। मेल लिटरेसी रेट 70 कुछ इसे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है। एलिमेंट्री लेवल पे ये भी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये लास्ट ईयर के नोट्स हैं, इसीलिए मैंने इसे अपडेट कर चुका हूँ एक बारी ऊपर फर्स्ट पेज पे ही, उसे देख लीजिएगा। एनुअल ड्रॉप आउट रेट इज़ 4% एट प्राइमरी लेवल, ये इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। एनुअल ड्रॉप रेट 4% है एंड 17% है सेकेंडरी लेवल पे 17% ड्रॉप आउट रेट है। स्टूडेंट टीचर रेशियो 26.5 है। ठीक है। 26.5 है एट प्राइमरी लेवल, 18.5 एट अपर प्राइमरी लेवल एंड 26.1 एट सेकेंडरी लेवल। ठीक है।
ठीक है, हमने पूरा पढ़ लिया है एजुकेशन सिस्टम इन